और जीत रहे बरकरार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है। तो आप भी स्मार्ट ग्राहक बनिए। जागो ग्राहक जागो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। विश्वसनीय ISI मार्क। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम बातें, साथ ही कृषि जगत की हलचलों से भी आपको अवगत कराते हैं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। इसीलिए हम खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारियां अपने किसानों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि क्या है खास आज के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे ICAR की 92वीं वार्षिक बैठक के बारे में, जिसका आयोजन कृषि मंत्रालय में किया गया और इस मौके पर पीयूष गोयल ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। जहां केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में साल भर के लेखे जोखे पर भी चर्चा की गई और साथ ही आगे के रोड मैप पर भी विचार विमर्श किया गया। क्या कुछ कहा पीयूष गोयल ने, आइए जानते हैं। मैं समझता हूँ इसी प्रकार से अगर ICAR हमारे कॉमर्स विभाग के साथ मिलके डेटा कलेक्ट करे कि आज भारत में आयात क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग इम्पोर्टेड, जैसे फूल, फ्लोरिकल्चर, आज के दिन 230 करोड़ रुपए के फूल भारत में इंपोर्ट होते हैं। इसी प्रकार से फल, लगभग 5000 करोड़ रुपए के फल आज भी भारत में इंपोर्ट होते हैं। ये तो दो ऐसी चीजें हैं जो बड़े आसानी से भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, भारत में हम इसका काम बढ़ा सकते हैं। इसमें यही देखना पड़ेगा किस प्रकार की भूमि में कैसा फर्टिलाइजर लगे, कैसा सॉइल कंडीशन होनी चाहिए, पानी कितना लगता है, मार्केट किधर है आसपास, शायद शहरों के आसपास फल और फूल की मार्केट ज्यादा होगी। तो ऐसे अगर हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इंपोर्ट क्या हो रहा है, नए टेस्ट क्या है लोगों के, अब के साथ जब नेगोशिएट कर रहा था तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि एवोकाडो भारत में अमेरिका से आ सके। अब वास्तव में एवोकाडो बहुत ज्यादा भारत में बनता नहीं है, लेकिन अगर हमारे कुछ किसान एवोकाडो बनाने लगे तो आज के हेल्थ कॉन्शियस मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे इसका खपत कर सकती है। इसी प्रकार से मुझे जानकारी मिली है, गांव है भनौता, शायद 100 ही परिवार रहते हैं नोएडा के नजदीक, भनौता गांव है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसने थोड़ी पहल की है और एक फूड फॉरेस्ट बनाया जहाँ अलग अलग प्रकार के फल, जिसमें एवोकाडो भी शामिल है,
आलू भी है। ऐसे अलग अलग किसानों के साथ एक संयुक्त प्रयास करके उन्होंने फूड फॉरेस्ट बना के सभी किसानों की आमदनी को बहुत तेज गति से बढ़ते हुए वहां पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि रिसर्च और इनोवेशन जो ICAR की प्राथमिक भूमिका है, इससे देश के किसानों के जीवन में, उनके भविष्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे युवा युवतियों को हम और ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं कृषि क्षेत्र के लिए। ऐसा ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, अगली 2 पीढ़ी आगे लोगों को किसानी क्षेत्र से रुचि ही खत्म हो जाए। और इस रुचि को कायम रखने के लिए एक छोटा सुझाव देके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर हम छोटे कैंप्स स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए, समझो 8वीं कक्षा के आगे या कॉलेज के बच्चों के लिए, अगर हम छोटे 7-8-10 दिन के कैंप्स या कुछ ऑनलाइन एक्सपोजर प्लस एक छोटा 7-8 दिन का कैंप ऐसी सुविधाएं बना सके और उसमें अगर रेलवे से या बाकी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी मदद लेके उनके रहने की व्यवस्था वगैरह की जा सकती है। जैसे रेलवे के पास कई जगह हॉस्टल्स या रूम्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। या मुझे याद है, मैं बिजली मंत्री था, NTPC का नोएडा में एक बहुत बढ़िया सेंटर है, बड़े पैमाने में लोग रह सकते हैं, लेकिन कभी कोई लोग होते ही नहीं है वहाँ, खाली पड़ा रहता है। ऐसे अलग अलग संस्थाओं के बहुत सारे सेंटर्स या हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेंगी। कोल इंडिया की ऐसी फैसिलिटीज है, उनको अगर हम कृषि ट्रेनिंग कैंप्स के साथ जोड़ दें तो मुझे लगता है लोग वहाँ के रह सकते हैं। अधिकांश गांव के आसपास या कृषि काम जहाँ हो रहे हैं उसके आसपास होते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र अगर ऐसे कुछ फार्मिंग कैंप्स शुरू करता है या विदेश में कई जगह देखने को मिलता है टेस्टिंग टूर्स, टूरिज्म के हिसाब से टेस्टिंग टूर्स होते हैं, वाइन टेस्टिंग टूर होता है। महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, दादाजी दूसरे लाइन पे है, वो जानते होंगे, महाबलेश्वर में लोग जाते हैं स्ट्रॉबेरी टेस्टिंग टूर के लिए, या जाते हैं हनी बनते हुए देखते हैं, और फ्रेश हनी एकदम आपके सामने ताजी बनाई हुई हनी आपको वहां बेची जाती है महाबलेश्वर। इन चीजों से हम, मुझे लगता है कि किसानी क्षेत्र की आमदनी भी बढ़ा सकते हैं और अगली युवा पीढ़ी को एक इस विषय में रुचि भी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। नए स्टार्टअप्स को आइडियाज दे सकते हैं। आजकल युवा युवती कई नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, कैसे किसान और इन स्टार्टअप्स को जोड़ के किसान की भी आमदनी बढ़े और स्टार्टअप्स भारत की चीजों को देश और विदेश में बेचने में सफल हो। ई कॉमर्स का माध्यम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी जेम पोर्टल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट्स अगर हम तेज गति से आगे बढ़ाते हैं तो इन एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से मुझे विश्वास है ICAR का और एक अगला फ्यूचरिस्टिक कदम देश के समक्ष आएगा। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी एक खास कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ICAR की 92वीं वार्षिक बैठक के बारे में, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वास्तव में जो आज ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद और देखने के बाद में ये अवश्य ज्ञात होता है कि ये जो यात्रा है ICAR की, इस लंबी यात्रा के अंदर निश्चित रूप से हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जिस तरह से हमारे रिसर्च करके और कृषि के क्षेत्र में वो आयाम स्थापित किए
कि जिसकी वजह से आज हम कृषि के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। क्योंकि एक समय था जिस समय हम कृषि के अंदर कई ऐसी फसलें थी जिनको हम आयात करते थे, लेकिन आज हम ऐसी कई फसलें जिसमें हम सरप्लस है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारे साइंटिस्ट, हमारे सभी किसान बंधुओं का सबका योगदान है और सभी अधिकारियों का, कि जिसकी वजह से आज हम चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, उसके अंदर आज दलहन के अंदर निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बने हैं। और तिलहन के अंदर हमारे सामने चैलेंज है, चुनौती है, और उस चुनौती को निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि हमारे साइंटिस्टों के प्रयास से आने वाले समय के अंदर उस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी आज देश भर के अंदर जो तिलहन के अंदर हम सोचते हैं कि जहाँ 75,000 करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है जिसके लिए साइंटिस्ट है वो निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी हमें आने वाले समय के अंदर सफलता मिलेगी। और कृषि के अंदर जैसा कि आज नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हुआ है, लगातार हमारे जिस तरह से नई तकनीकी के नए जो हमारे संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, मैकेनाइजेशन विभाग है वो निश्चित रूप से, जैसा कि अभी डीजी साहब ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नए जो हमारे यंत्र हैं जिनके माध्यम से किसान को उसकी सुविधा मिली है। किसान के सामने ऐसे ही कई और भी समस्या हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से आप सबको मिलकर करना है। कृषि के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण मैं सोचता हूं कि क्योंकि हम सब किसान वर्ग से ही आते हैं, किसान के लिए महत्वपूर्ण 4 चीजों की आवश्यकता होती है कि किसान को उन्नत किस्म का बीज मिले, और उन्नत किस्म का बीज हो, उसके साथ ही उसकी कम लागत हो, और उसके भंडारण की व्यवस्था, और उसके साथ ही मार्केटिंग की। तो इन चीजों को लेकर जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी उन्नत किस्म का बीज हो, जिसकी नई वेराइटियां हमारे आज डीजी साहब ने, चाहे उसके अंदर गेहूं की हो, चाहे जिसको अभी अपने पूषा 11-21 है, इसका 30% से अधिक पूरे देश के अंदर जिस तरह से उत्पादन हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें ये ऐसी कई वेराइटियां और भी हमारे पूषा के साइंटिस्टों ने देश भर के अंदर की है। तो ये सारी जो अगर किसान के खेत तक नई वैरायटी और जो नई हम वैरायटी तैयार करते हैं उसमें वो वैरायटी उसके किसान तक कैसे पहुंचे, तो किसान तक जब पहुंचती है तो उसी वजह से आज ये इसका लाभ मिल रहा है। तो किसान के पास में उन्नत किस्म का बीज पहुंचे, जिसमें उन्नत के उस बीज से निश्चित रूप से उससे उत्पादन में भी वृद्धि होती है, और कई ऐसे अन्य जिस तरह से देख सकते हैं कि उससे लाभ भी मिलता है। और साथ ही किसान के लिए इसमें उन्नत किस्म का बीज हो गया, उसके अतिरिक्त उसको कम लागत के लिए हमारे जिस तरह से आज ऐसी हमारी परंपरागत खेती हम जिस तरह से करते हैं उसके ऊपर, और हमारे जैविक खेती है उसके ऊपर हमें आज बढ़ावा देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देश के अंदर ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम जैविक खेती को बढ़ावा और अधिक दे सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पेस्टिसाइड और यूरिया का, डीएपी का उपयोग होता है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज वर्तमान में उपयोग नहीं होता है और ना ही उसका वो उपयोग लेते हैं और भविष्य में भी वो नहीं लेंगे। ऐसा अगर हम उनको जागरूक करेंगे तो उसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि किसानों को अच्छा एक जो लागत है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि परंपरागत खेती के अंदर हम पशुओं का भी उपयोग किया करते थे, प्लस उस बीज की वजह से आज मैं देखता हूँ कि जो देश भर के अंदर जिस तरह से जैविक खेती के अंदर हम इसकी प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पेस्टिसाइड के उपयोग की वजह से आज देश भर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी भी, जहाँ तक सुनने में आया कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो रही है, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर पेस्टिसाइड यूरिया जो हमारी जैविक खेती है, जैविक उत्पादन अधिक से अधिक लेने के लिए लोग आतुर हैं, लेकिन उसके प्रति किसानों के अंदर अभी तक हमारे सामने ये चुनौती है कि उसके प्रति या तो कहीं न कहीं हमारे जो
प्रयासों में कहीं न कहीं कमी रही है या हमें और इसके अंदर काम करने की आवश्यकता है, ताकि किसान है वो जैविक खेती की ओर आकर्षित होंगे तो हमारी लागत भी कम होगी और उसकी मूल्य भी निश्चित रूप से किसान को अधिक मिलता है। क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं तो जहाँ आम व्यक्ति है वो चाहता है कि मुझे ऑर्गेनिक चीज मिले और ऑर्गेनिक की रेट भी अधिक मिलती है, तो उसके लिए हम उसके उत्पादन में हम कैसा ऑर्गेनिक का उपयोग करते हुए हम उत्पादन के अंदर, जहाँ तक किसानों के मन में एक शंका रहती है कि अगर हमने उसके अंदर पेस्टिसाइड या यूरिया का या डीएपी का उपयोग नहीं किया तो हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। तो हम ऐसा क्या करें कि किसानों को जागृत करने के लिए एक अभियान भी चला सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक जैविक खेती के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही आज हमारे सामने ये भी एक चुनौती है कि फर्टिलाइजर का उपयोग भी हमें सही नहीं, बैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग भी करना चाहिए जहाँ जिसका उपयोग होता है। तो आज प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई स्पीचों के अंदर भी कहा है कि हमारे जिस तरह से फर्टिलाइजर है उसका उपयोग हम किस तरह से खेत के अंदर कम करें। तो भी आपने सुना केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आईसीएआर वर्षों से खेती किसानी की बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है और किसानों तक नवीनतम जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं आईसीएआर की 92वीं वार्षिक बैठक के बारे में। इस मौके पर सफल किसान केएस चौहान ने भी शिरकत की। जी हां, उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कृषि के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उन्हें इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई तरह की सलाह भी दी। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस कार्यक्रम में। जी, मैं छोटा सा किसान हूँ और छोटे से किसान से मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। मैंने खेती पर कई कार्य किए हैं, कुछ छोटे छोटे शोध भी किए हैं जिसमें प्राकृतिक खेती और फूड प्रोसेसिंग पर ज़्यादा कार्य किया है। और मेरा यही मानना है कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से देश आगे बढ़ सकता है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। और जो सरकार नए कानून लेकर आई है ये फूड प्रोसेसिंग में के क्षेत्र में अच्छे सिद्ध होंगे, क्योंकि पहले कानून में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक व्यवस्था नहीं थी कि वो किसानों से सीधा माल खरीद सके। अब ऐसी व्यवस्था देश में होने जा रही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में किसानों से सीधा और अच्छा माल खरीद कर देश और विदेश के बाज़ार में भेज सके। इससे किसानों को आमदनी बढ़ेगी। भारत में प्राकृतिक खेती की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ऐसे अनुसंधान करने की बात हुई है कि देश में प्राकृतिक खेती हो और स्वास्थ्यवर्धक खेती देश में हो और किसान को ज़्यादा लाभ मिले, ऐसे बातों पर यहाँ विचार हुआ है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से नए बजट में मुझे उम्मीद है कि इसमें बायोगैस की स्थापना के लिए बजट बढ़ाया जाए और खेती पर ज़्यादा बजट दिया जाए और किसानों के लिए प्राकृतिक खेती कैसे हो इस पर बजट को बढ़ाया जाए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाभांश वितरण के अवसर पर सीड ट्रेसेबिलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिलेगी और किसान धोखाधड़ी से बच सकेंगे। कार्यक्रम में श्री तोमर ने गुण नियंत्रण एवं डीएनए प्रयोगशाला का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है। ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों
वालों की बहुत अहम जवाबदेही होती है। पूसा स्थित राष्ट्रीय बीज निगम के मुख्यालय में आयोजित समारोह में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार गौड़ ने भारत सरकार के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक श्री तोमर को सौंपा। कार्यक्रम में श्री तोमर ने श्री शंकरन द्वारा संपादित बुक NSC जर्नी इन द सर्विस ऑफ फार्मर्स नामक बुक का विमोचन किया। इसमें NSC की स्थापना से लेकर अब तक की प्रमुख उपलब्धियों को संजोया गया है। श्री तोमर ने कहा कि व्यक्ति हो या संस्थान, दोनों के सफर के स्मरण को संजोना बहुत ही सुखद होता है। राष्ट्रीय बीज निगम जो बीजों का उत्पादन कर रहा है और जिस भाव पर किसान को उपलब्ध करा रहा है, यह निश्चित रूप से वर्तमान परिवेश में बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों के रेट और राष्ट्रीय बीज निगम के रेट को देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। और इतने कम पैसे में बीज की उपलब्धता जब हम करा रहे हैं तो निश्चित रूप से देश के लिए तो बड़ा काम है ही, लेकिन इस काम को और हम कितनी जल्दी और आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में निश्चित रूप से हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बीज निगम इस मामले में एक रोड मैप बनाए और उसके अनुसार हम कैसे तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये देश के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। संस्था के लिए तो निश्चित रूप से गौरव की बात होगी ही। बीज का ट्रेसिबिलिटी का विषय अब आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय है। मंत्रालय भी इस दिशा में विचार कर ही रहा है, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़ के ये जो ऐप का निर्माण किया है, यह निश्चित रूप से आने वाले कल में इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता में किसानों व वैज्ञानिकों के साथ ही NSC का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि नए लैब व ऐप से किसानों को काफी लाभ होगा। NSC ने हमारे गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करके और किसान तक पहुंचाने का जो कार्य किया, उसकी वजह से आज किसान अपने उत्पादन को अधिकता के अंदर या उसको बोने के अंदर सक्षम हुआ, क्योंकि NSC के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जाता रहा है कि वह किसानों के खेत के अंदर भी जाकर उनको भी बीज देकर वहाँ पर तैयार करवाता है। साथ ही नेशनल सीड कॉरपोरेशन के स्वयं के भी अपने फार्म हैं और वहाँ पर भी ये तैयारी की जाती है। और निश्चित रूप से वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ भी मैं भी जाके आया, कई ऐसे जो खेत है जहाँ पर जाकर वहाँ पर देखा तो वास्तव में जिस तरह से काम किया जा रहा है और किसान और वहाँ पर अधिकारी और जो हमारे सभी वहाँ पर लगकर जिस तरह से काम कर रहे हैं और नई बीजों की जो वैरायटी है उनको भी वहाँ पर बोकर और उसके बाद में किसान तक पहुँचाने का काम निरंतर किया जा रहा है। और आज जो हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्रयोगशाला का गुणवत्ता नियंत्रण एवं DNA प्रयोगशाला का जो शुभारंभ किया गया है और देश को समर्पित की गई है, इसका भी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर इस संस्था को और आने वाले समय में देश के किसान को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही मैं ये भी कहूँ कि जो आज सीड ट्रेसिबिलिटी कोड का जो ऐप लॉन्च किया है, ये लॉन्च जो ऐप किया गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर किसान को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि किसान के साथ में ये हमेशा कई बार हम देखते हैं कि उसके साथ में धोखा होता है। किसान जब बीज उसके पास में ये कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आज नेशनल सीड कॉरपोरेशन का बीज है या नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे कई जगह पर जहां पर अपन देखते हैं कि बीज की वहां पर किसान के साथ में धोखा होता है।
और उसके ऊपर नाम तो लिखा जाता है कि ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का बीज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इस बात की गारंटी नहीं होती कि ये बीज वास्तव में गुणवत्ता वाला है या नहीं है। आज इस ऐप के लॉन्च होने के बाद देश के किसान को इस बात को, जब वो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब उस दुकान के ऊपर या जहां भी वो जाएगा और अगर वो उसके वहां पर, जैसा अभी पहले के प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया, तो किसान को ये पता चल जाएगा कि ये वास्तव में बीज ओरिजिनल है या ये बीज डुप्लीकेट है। तो ये बहुत बड़ा काम आज जो आप एनएससी ने किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एनएससी ने लगभग 30 करोड़ का कुल मुनाफा इस साल कमाया है और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो लगभग 87 करोड़ के आसपास है। इस बार इनकम टैक्स के प्रोविज़न की वजह से जो मुनाफा है वो 29 करोड़ पे आया है। कंपनी ने विगत वर्ष में कोविड के बावजूद भी अपने समस्त जो कार्य हैं वो समय पे किए हैं और समय से किसानों को बीज की उपलब्धता कराई है। इस बार जो विशेष कार्यक्रम एनएससी ले रही है कि एनएससी के जो बीज हैं वो डुप्लीकेट बीज जो बाज़ार में न बिके, उसके लिए हर बीज के पैकेट पे हम एक बार कोड लगा रहे हैं और जैसे ही किसान उसका फ़ोटो लेगा तो पता चल जाएगा कि एनएससी का बीज भी है कि नहीं है और जो डुप्लीकेट बीज हैं उनकी भी पता चल जाएगी। इसके साथ साथ मंत्री जी ने, एनएससी ने जो पिछले 58-59 साल में कार्य किया है उस पर एक जो बुक बनाई गई है उसका भी विमोचन किया और इसके साथ साथ एनएससी की जो डॉक्यूमेंट्री है, एनएससी के कार्यकलापों के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया। एक ऐप का लॉन्च किया है जो ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है भारत के किसानों के लिए, जिससे बीज की गुणवत्ता का असलियत, बीज असली है या नकली है, उसका उसी समय पता लग सकता है जिस टाइम किसान खरीदता है। ये एक मंत्री जी ने भी कहा कि एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रारंभ में सीएमडी ने एनएससी की गतिविधियां व उपलब्धियां बताई। एनएससी ने विभिन्न कदम उठाकर दुर्गम व दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को अनाजों, दलहन तिलहन, चारा, सब्जी बीज आदि की सभी महत्वपूर्ण फसलों की गुणवत्ता बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य को पूरा किया व गुणवत्ता पूर्ण बीजों के भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को कायम किया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। हमारे किसान जरूर उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी खेती किसानी में लाभ उठाएंगे। आगे भी इस तरह की जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।